बिहार समाज भाई कार्यकर्ताओं से मंच की व्यवस्था बनाए रखिए। बिहार समाज पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव। बिहार समाज में हिंदुस्तान की एक बुलंद आवाज मेरे भाई पप्पू यादव जी आज हमारे बीच में आए हैं। मैं बल्ली मैदान की आवाम की ओर से उनका खैर मकदम करता हूं और मैं समझता हूं अरे शट्टू चल रहा आप आगे जाइए। अरे बैठ जाओगे, बैठ जाओ। कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव, राहुल गांधी हमारे बीच में भाई जावेद भी मंच पे आ चुके हैं। उनका बहुत बहुत खैर मकदम और स्वागत है। हमारे युवा क्रांतिकारी लीडर भाई जावेद। पप्पू यादव हमारे बीच में गरीबों के, दलितों के, अक़लियतों के एक जोरदार आवाज हिंदुस्तान में है। मैं उनका खैर मकदम करता हूं और आशा करता हूं कि पप्पू यादव जी सिर्फ बिहार की आवाज नहीं है, पप्पू यादव जी हिंदुस्तान की आवाज। राहुल गांधी वो आवाज है जो किसी से नहीं डरती। राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, दलित पिछड़े, उनके साथ अगर कोई अत्याचार होगा तो राहुल गांधी को आप वहां पाएंगे। और पिछले 20 साल लगातार आपने इसको अनुभव किया होगा, चाहे वो हमारी हाथरस की बेटी के बलात्कार की बात हो, चाहे संभल में हुए अत्याचार की बात हो, चाहे दिल्ली के अंदर जो हालात है आज, जिस तरीके से मुझे लगता है आज दिल्ली की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई। एक अरविंद भाई साहब खामोश हो गए। अरे और भाई गोपाल जी, मैं दिल्ली के अंदर एक आदमी आया था जो भ्रष्टाचार से लड़ने आया था और उसने कहा था कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, मैं और अन्ना हजारे मिलकर भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। वो चेहरे भी याद होंगे आपको रामलीला ग्राउंड के। वो आज चेहरे कहां है? भ्रष्टाचार से लड़ने वाला खुद भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होकर आज दिल्ली के लोग उससे हिसाब मांग रहे हैं। वो रोज एक नया वादा करता है, जैसे खिलौने वाला होता है ना, नए झुंझुने लेके जाता है। मैं समझता हूं कि आप लोगों ने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से तकलीफें सही, पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से पानी, सीवर, आबोहवा जो हालत नबी करीम की हुई है और पूरे बल्ली महारान की हुई है, आप लोग रोज उससे जूझते हैं। शर्म आती है, आंसू आते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जब दीवार पकड़ के स्कूल का बस्ता लेके चलते हैं तो कोई सड़क पे इसलिए नहीं चल सकते, सड़क है ही नहीं,
और जहां सड़क है भी वहां सीवर बहता है। पानी कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो खरीद के पानी ना पीता हो। ये अरविंद केजरीवाल का मॉडल क्या है? आज ये आप सब लोगों को 10 साल में समझ आ गया। गरीब मजदूर भी रोज 50 से 60 रुपए का पानी इसलिए पीता है कि उसके बच्चे बीमार न पड़ जाए, उसको कोई बीमारी पेट की ना हो जाए। आज तो बच्चे भी और बुजुर्ग भी और जवान भी। दिल्ली में जो पोल्यूशन है, दिल्ली में जो प्रदूषण है, उससे लोगों की जिंदगी 8 से 10 साल कम हो रही। अरविंद केजरीवाल आए थे कि मैं जलिया साफ कर दूंगा, एक बार मौका दे दो, 2020 में डुबकी लगाऊंगा। फिर 2020 में जलिया साफ नहीं हुई तो उन्होंने कहा 2025 में डुबकी लगाऊंगा। अब वो बीजेपी का जो अध्यक्ष है वो बेचारा डुबकी लगाने चला गया, उसमें 5 दिन तक नर्सिंग होम में रहा वो आदमी। तो अरविंद केजरीवाल को वक्त आ गया कि सब लोग मिलकर ऐसी डुबकी यमुना में लगवाएं ताकि उसको ये एहसास हो कि दिल्ली के लोग किस तरीके से अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। कूड़े के पहाड़ जो भलेसुआ में है, जो गाजीपुर में है, उससे लगातार अमोनिया गैस बाहर निकलती है और वो अमोनिया गैस जो उस कूड़े से निकलती है वो कैंसर पैदा करती है। अभी एक पूरी रिसर्च आई है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली के लोगों की उम्र जो है वो 8 से 10 साल कम होती जा रही है। आज ये तमाम चीजें जो है हमारे सामने हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज वो आवाज हमारे बीच में है जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सुनाई देती है। गरीबों की आवाज हो, दलितों की आवाज हो, अल्पसंख्यकों की आवाज हो, मुसलमानों की आवाज हो, पिछड़ों की आवाज हो। भाई पप्पू यादव जी एक ऐसे नेता है जो सच्चाई से के अलावा हर चीज से लड़ने को तैयार है। अगर कोई झूठ बोले तो वो जंग लड़ना पप्पू यादव जी बहुत अच्छे से जानते हैं। मैं ज्यादा आपके और पप्पू यादव जी के बीच में इसलिए नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं आपके चेहरे से दिख रहा है किस बेताबी से आप पप्पू यादव जी का इंतजार कर रहे हैं। मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि वो यहाँ तशरीफ लाए और मैं उनसे कहूंगा कि वो अपने सहयोग तैयार करें। बैठा बैठा ना भैया, हम प्रणाम बैठा। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय वाल्मीकि, अस्सलाम वालेकुम। सबका प्रणाम भी करे छे। हमार बात मानो मिथिला और के लोग छो न हो तो सबका सलाम के साथ प्रणाम भी नीक छे ना, परिवार सब नीक छे ना, बहुत अच्छा। बहन बैठ जा, मिनट में बैठ जा। मैं माननीय मंत्री जी हैं आपके, 3 बार आपके विधायक रहे हैं, 5 बार लड़े हैं यहाँ, मंत्री जी रहे हैं, साफ सुथरे इंसान हैं, सबसे प्यार करते हैं, सबके दिलों में इन्होंने राज किया है। शीला दीक्षित जी के साथ दिल्ली को बनाने में इनकी भी बड़ी भूमिका रही है। आप बैठिए ना, आप बैठिए। मंच पर सभी, एक मिनट भैया, भैया बैठ, सही कह रहा, बैठ जाइए, बैठ जाइए, मेरी बात मानिए भैया, बैठ जाइए बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरी बहन, बैठ जाए। तो घर पर सिंहासन में छो हो, ठीक है। तो जवाहर सरपंच के बहन बोलो, अच्छा तू बहन नहीं बोले, अच्छा ठीक है।
ये मेयर साहब अरविंद दरभंगा से बेटी ओला है। सीतामढ़ी तो देख लीजिए, तो पहले प्रणाम कर लिया। यहाँ सभी रिजाले के नेता लोग भी हैं। भैया जाले तो 10 बार जेबे करते हैं आप लोग के लिए। अब रामनगर बाजार तो बड़े में अच्छा है, 2 किलोमीटर पर में घर है। अच्छा, मधुबनी हम कहाँ बोलते हैं, मुजफ्फरपुर याद कर ले हैं। बात पट्टी सब याद कर ले बस है था। ठीक भैया, जो मोहब्बत है ना, ये जो घर का परिवार का लोग है, हम सब लोग एक परिवार के। हमारा और इन लोगों के बीच का रिश्ता जो है ना, वो राजनीति नहीं है। सुनिए नेताजी, सुनिए चुपचाप। हमारा और इनका रिश्ता खून का है, प्यार का ही नहीं है। हम लोग बचपन से बिहार और इस देश में जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं, चाहे अम्बेडकरवादी विचारों को मानते हो, चाहे पेरियार को, संत रविदास को मानने वाले लोग हों, चाहे सावित्री और महात्मा फुले को मानने वाले लोग हों, चाहे कबीर को मानने वाले लोग हों, चाहे मोहम्मद साहब को मानने वाले लोग, सबके भीतर हजरत की तरह मरने की जज्बा, लड़ने की जज्बा वाले ये परिवार है। यहाँ मैं बहुत बात नहीं कहूँगा। हम कोरोना से शुरू करते हैं। आपने बीजेपी के बारे में नहीं बोली। अरविंद जी बीजेपी की एक खूबसूरत बी टीम है, वो कैसे है इसको समझ लीजिए। मैं शुरू करता हूं। अरविंद जी के 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने और कितने वादे किए। आम आदमी रहेंगे, खास नहीं बनेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, सीवरेज ठीक करेंगे, शुद्ध पानी देंगे, जमुना को साफ करेंगे, रोड को पेरिस की तरह बनाएंगे, रेहड़ी पटरी वाले को व्यवस्थित करेंगे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को एक खूबसूरत रास्ता देंगे, एक अच्छा मोहल्ला क्लिनिक में जिसमें एक्सरे नहीं हो, जिसमें अल्ट्रासाउंड नहीं हो, जिसमें सीटी स्कैन नहीं हो, जिसमें एमआरआई नहीं हो, जिसमें कोई दवाई ना हो, जिसमें कोई जांच ना हो, जिसमें कोई लैब ना हो, जिसमें कोई पैथ ना हो, जिसमें कोई एमबीबीएस डॉक्टर ना हो। बस उन्हें मार्केटिंग करनी है। एक चीज उन्होंने नहीं दी है। उन्होंने जितनी बात कही शुरू से लेकर के आज तक, मुझे एक बात उनकी समझ में नहीं आई कि अरविंद जी, आपका बजट 37,000 करोड़ रुपया बढ़ा। ये पूर्वांचल के और दिल्ली के दलित और गरीबों के टैक्स से बढ़ा, तेजपत्ता से बढ़ा, तेल से बढ़ा, फल के दुकानदार से बढ़ा, नारियल बेचने वालों से बढ़ा, नमक बेचने वालों से बढ़ा, रेहड़ी पटरी वाले से बढ़ा 37,000 करोड़ रुपया। लेकिन जब दिल्ली मुसीबत में आई, जब जमुना में बाढ़ आया, तब आपके पास पैसे नहीं थे। जब पूर्वांचल के लोग कोरोना में 2200 किलोमीटर पैदल चले, आपने बिजली काट दी। दिल्ली में 15 से 20 दिनों के अंदर पानी काट दी। हमें लाठी मार करके घर से निकाले गए। खाने के लिए पैसे नहीं थे। आपने ट्रेन बंद कर दी मोदी जी, आप बस बंद कर दिया। मोदी जी के पास भी पैसे थे, अरविंद जी के पास भी पैसे थे। पूर्वांचल की वोट कभी बीजेपी, कभी अरविंद जी आप इस्तेमाल करते हो। लेकिन जब इनकी जिंदगी में आंसू पोंछने की बारी आती है, जब भी ऐसे मौके मिले, चाहे एसएससी की लड़ाई हो,
चाहे यूपीएससी की लड़ाई हो, चाहे बीपीएससी की लड़ाई हो, चाहे किसी भी बिहार से आए हुए बच्चों के, और दिल्ली में जो एसटी एससी के लोग हैं, वाल्मीकि समाज, दानव समाज के जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, जिनके लिए जाति जनगणना जरूरी था, जिनके लिए आरक्षण जरूरी था, ये जो ईबीसी के लोग हैं, ये जो ओबीसी के लोग हैं, ये जो एसटी एससी के लोग हैं, जो इस देश में 90% है, जिसकी संख्या आपको समझ में नहीं आती है, आप उसे इस्तेमाल करते हैं हिंदू मुसलमानों के नाम पर, आप उनकी गरीबी को नहीं जानते, आप उनके जीने के तरीके को नहीं जानते। जब हम नरेंद्र मोदी जी से 3 महीना इसी दिल्ली में एक एक घर जा रहे थे, राशन पहुंचा रहे थे, जब मेरी गिरफ्तारी 9 महीने के बाद बिहार में हुई कोरोना के समय, जब तीसरा फेज आया, जब पूरे देश को अकेला रेमडेसिविर और ऑक्सीजन भेजना पड़ा, मुझे याद है ज्योति पासवान की वो मौत तड़प के मरना, मुझे याद है कि 800 किलोमीटर तक पानी नसीब नहीं था, और यहाँ के जाने के बाद क्वारंटाइन होना। मुझे याद है कि हर फैक्ट्री के आगे मजदूरों के घर में ताले लगा दिए गए, एक जेब में पैसे नहीं थे, हम भीख मांगते रह गए ट्रेन के लिए, आपने ट्रेन बंद की, प्लेन आपका चलता रहा, आप विदेश के प्लेन बंद किए, इंडिया में प्लेन चली, बड़े लोग आए गए, लेकिन पूर्वांचल गरीब के लोग जो झारखंड के थे, यूपी के थे, बिहार के थे, उन लोगों को आपने जीने का रास्ता बंद कर दिया। मोदी जी ने बंद कर दी, तब इन्हें पूर्वांचल याद नहीं आता, तब अरविंद जी को पूर्वांचल याद नहीं आता। मोदी जी, अरविंद जी जमुना में 2 बार बाढ़ आया, और लगभग जमुना के इर्द गिर्द और अगल बगल के मोहल्लों में गरीब लोग की जिंदगी तबाह हो गई, छोटे लोगों की जिंदगी तबाह हो गई। तब आपके पैसे कहां थे? 37,000 करोड़ रुपया टैक्स लिया पूर्वांचल से, दिल्ली के गरीब से, दिल्ली के दलित से, दिल्ली के माइनॉरिटी से, लेकिन जब उनकी जिंदगी बदलने की बारी आई, बचाने की, तो आप 10,000 करोड़ रुपये में आधा पैसा एडवर्टाइजमेंट पर लगाए, अपने झूठ को सच बनाने में लगाए, आपने आंख में धूल झोंकने के लिए पैसा लगाया। तो हम शुरू इसीलिए किए कोरोना से, और आप आ गए अरविंद केजरीवाल जी के 3 बार के मुख्यमंत्री काल में। सबसे पहला मैं आपसे पूछूं, राशन कार्ड बना है? माझी बंगला है कि मधुबनी, मुजफ्फरपुर या सीतामढ़ी राशन कार्ड बन रहा? नहीं बन रहे। आप जब रेहड़ी का दुकान करते हैं तो आपसे हफ्ता वसूली करता है कि नहीं दिल्ली की पुलिस? ये दिल्ली की पुलिस कौन है? ये दिल्ली की पुलिस किसकी है? मोदी जी की। ये जो गंदे नाली के कीड़े के तरह हमें अरविंद जी आप समझते हो, आप आम से खास हो गए। जो पानी मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरी बेटी, मेरे बच्चे पीते हैं, ये आपका असिस्टेंट कुत्ता भी नहीं पिएगा। इतनी गंदगी, वो पानी आप सोचो, आपने कहा था प्रदूषण मुक्त करेंगे। दुनिया में जितना प्रदूषण, कैंसर, किडनी रोग, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, दम्मा, हैजा, ये जितनी बीमारी बढ़ी प्रदूषण के कारण। आपने प्रदूषण पे मार्केटिंग की, जैसे मोहल्ला क्लिनिक की मार्केटिंग की, जिसमें कोई सुविधा नहीं। आपने अपने वर्कर को प्रदूषण के नाम पर पैसे दिए, लेकिन झुग्गी में रहने वाले, गरीब में रहने वाले मिडिल क्लास का परिवार जिसको एसी नहीं, जो बच्चे मजदूरी में निकलते हैं, काम करने मोटरसाइकिल से निकलते हैं,
आप उनकी जिंदगी के बारे में पता करो। आप कहते हो 8 से 10 साल उम्र कम गई। मंत्री जी 8 से 10 साल नहीं, वो बच्चे जो अब जन्म ले रहे हैं वो नहीं बढ़ेंगे, वो अपंग होंगे, वो विकलांग होंगे, वो अपाहिज होगा सिर्फ पानी और इस हवा के चलते। दुनिया में सबसे ज्यादा पानी गंदगी दिल्ली में, दुनिया में सबसे ज्यादा हवा में गंदगी दिल्ली में। 3 बार आप सीएम बने और हवा और पानी के चलते हमारी मां को जो बच्चे जन्म देती है वो पौष्टिक नहीं मिलता है, पौष्टिक आहार नहीं मिलता। तो हमें बता दीजिए मुख्यमंत्री जी, आपने कहा प्रदूषण बर्बाद, आपने कही पानी बर्बाद, आपने कहा 200 यूनिट बिजली। मैं आपसे पूछ रहा हूं 200 यूनिट बिजली कितना घर होगा जो जलाता होगा? 201 जैसे होगा 3 गुना पैसा ले लेगा कि नहीं, कि नहीं लेगा? कान ऐसे नहीं पकड़ो, कान ऐसे पकड़ो, कान ऐसे नहीं पकड़ के उल्टा पकड़ लो। 200 यूनिट बिजली कितने घर होंगे जो जला रहा होगा? 200 से ज्यादा ही जलता होगा। पानी भी गायब, बिजली भी गायब, नल भी गायब, पेरिस की सड़कें गायब, ब्रिक्स गायब, प्रदूषण गायब, राशन कार्ड गायब। आम आदमी से खास बन जाओ, 2-2 जगह से सिक्योरिटी ले लो, पंजाब से भी पैसा कूट हो जाओ, जनता का पैसा एमएलए लूट लो, आम आदमी की तरह मिलो नहीं, लोगों से मिलो नहीं, और बीजेपी के साथ मिलकर अन्ना को पैदा करो। और जो दुनिया में दिल्ली को नंबर 1 किया शीला दीक्षित, उसके पीठ में जनता को आंख में धूल झोंककर खंजर भोंक करके बेईमान बना दो। किसने बनाया? आइए मोदी जी 11 साल, कोई एक काम बताइए हिंदू मुसलमान के अलावे, कोई एक काम। ब्लैक मनी 15 लाख, जाली नोट 2 लाख रुपया, नोटबंदी, जीएसटी, 2 करोड़ नौकरी, हम बताते जा रहे हैं। आयुष्मान, कोई एक दलितों के उत्थान के लिए जरा बताइए मोदी जी। आप 11 साल देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, पड़ोसी देश आपके दुश्मन, नेपाल दुश्मन, बांग्लादेश दुश्मन, श्रीलंका दुश्मन, चीन दुश्मन, ताइवान दुश्मन, वियतनाम दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन, और हिंदुस्तान का टुकड़ा टुकड़ा दुश्मन, मणिपुर दुश्मन। हरियाणा जाओ तो जाट को गाली दो, पंजाब जाओ तो सिख को गाली दो, दिल्ली आओ तो दलित को मंदबुद्धि बोलो, बम्बई जाओ तो मराठी को गाली दो, बिहार जाओ तो जादव को गाली दो, झारखंड जाओ तो हिंदू मियां करो। जहां जाओ रोहिंग्या बनाओ। मात्र 17 लाख रोहिंग्या है इस कंट्री में, दुनिया में 17 लाख। बांग्लादेशी जो मेरे भाई है, आपको आश्चर्य होगा, ये दूसरी बात नहीं करते। सबसे बड़ी वैकेंसी रेलवे में 10,000 नौकरी नहीं दी। दूसरी बड़ी वैकेंसी बैंक में 5,000 वैकेंसी नहीं निकाली। तीसरी बड़ी वैकेंसी सेना में हमारे बच्चों को जाना बंद कर दिया। तो छोड़ दो। स्टालिन 67% आरक्षण लाए, सुप्रीम कोर्ट चला गया। बिहार में कांग्रेस की सरकार 67% आरक्षण लाए, आरक्षण के खिलाफ चला गया। इन्होंने नौकरी को खत्म कर दी, नौकरी को निजीकरण कर दिया, प्राइवेट कर दिया। एक भी वाल्मीकि का बेटा नौकरी नहीं करेगा, एक भी नायक का बेटा नौकरी नहीं करेगा, एक भी दानव का बेटा नौकरी नहीं करेगा। जिस बैंक को इंदिरा गांधी ने
तानाशाही से छोड़ के उन्होंने इस हिंदुस्तान का बैंक बनाया। जनधन योजना 50,000 किसी वाल्मीकि को मिला हो तो बताओ, 50,000 किसी पूर्वांचल के गरीब को मिला हो तो बताओ। बैंक महंगा हो गया, वो अदानी अंबानी को मिलेंगे, पैसा हमसे लोगे, वो टैक्स नहीं देता है। पूंजीपति का टैक्स 2.7, मेरा टैक्स 96.9, मेरा टैक्स, गरीब का टैक्स, परचून की दुकान पे, तेल के दुकान पे, दूध के दुकान पे रहने वाले का टैक्स 96.7। क्या हुआ नोटबंदी के बाद? कितने लोग आत्महत्या किए? पूरे 2 सालों से हरियाणा और पंजाब के किसान सड़कों पर, 1100 किसान मर गए, 972 अगले बार, 66 इस बार। मणिपुर में 300 लोगों की मौत, लगभग 40 बेटियों का सामूहिक बलात्कार, 1.5 सालों से कत्लेआम। इस देश का पीएम कहता है कि मैं ताकतवर हूं, जिससे मणिपुर न संभले, जिससे किसान न संभले, जिसको झूठ बोला चुनाव के पहले कि हम एमएसपी लागू करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उन्होंने कहा कि अलग अलग करेंगे, मंडी सिस्टम को लागू करेंगे। ना बिहार में मंडी सिस्टम खत्म, किसान मर गए। ये मुसलमान के दुश्मन नहीं है, ये सबसे बड़े दुश्मन दलित के हैं। इन्हें आरक्षण खत्म करना था, इन्हें दलितों की नौकरी छीननी थी, इन्हें ओबीसी का नौकरी छीनना था। अरे मुसलमान को 18 करोड़ है मात्र, और हम 130 करोड़ हैं, 127। पप्पू यादव के घर में 100 दूसरा जात का लोग और 6001 जात, कभी 100 जात वाले 6000 से नहीं लड़ेगा। कभी मुसलमान नहीं लड़ता इस मुल्क में, उन्हें पता है जब ये मुसलमान 23 करोड़ होंगे, 20 करोड़ होंगे, तो सनातन मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, एसटी एससी हो, अंबेडकर को मानने वाले लोग, हम लोग 150 करोड़ होंगे। जब आप 40 करोड़ होगा तो हम 200 करोड़ होंगे। कभी लड़ाई नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। इन्हें आरक्षण खत्म करना था, इन्हें संविधान को चैलेंज करना था, इन्हें जाति जनगणना को चैलेंज करना था। मोदी जी, आपने जाति जनगणना के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, मैं बात करता हूं इंदिरा गांधी जी की, मैं बात करता हूं मनमोहन सिंह जी की, मैं बात करता हूं राजीव जी की, नेहरू जी की। कस्तूरबा दलितों के लिए कौन लाया? नवोदय विद्यालय पिछड़ों के लिए कौन लाया? कांग्रेस। जिला स्कूल कौन लाया? नारा मतलब बैठिए, आप बैठ गई। जिला स्कूल कौन लाया? कांग्रेस। IIT कौन लाया? कांग्रेस। ITI कौन लाया? कांग्रेस। एम्स कौन लाया? कांग्रेस। इंजीनियरिंग कॉलेज कौन लाया? MBA कौन लाया? IIM कौन लाया? कांग्रेस जिंदाबाद। एक मिनट भैया, ये ओवर फ्लाईओवर कौन लाया? कांग्रेस। मेट्रो कौन लाया? कांग्रेस। दिल्ली को हरियाली किसने बनाई? पहले सुनो भाई, कांग्रेस वृद्धा पेंशन किसने दिया? विधवा पेंशन किसने दिया? निःशक्त पेंशन किसने दिया? स्टाइपेंड किसने दिया? स्कॉलर किसने दी? छात्रवृत्ति किसने दिया? राजस्थान में मेडिकल कंपलसरी किसने किया? फूड टू राइट किसने किया? मनरेगा किसने लाया? मजदूरों की कीमत किसने बढ़ाई? किसानों की दाम किसने बढ़ाई? मंडी सिस्टम कौन लाया? कल्याण छात्रावास कौन लाया? महिला एक बजे चुप होने यार। महिलाओं का सम्मान किसने किया?
आप उठा के देखो, इंदिरा आवास किसने लाया? राजीव गांधी विद्युत परियोजना किसने लाया? नरेंद्र मोदी। किसानों आप क्या लाए? किसानों का कर्जा माफ। वही मैं कह रहा हूं ना, मोदी जी आप क्या लाए? नहीं, ये लाए कब्रिस्तान, ये लाए शमशान, ये लाए ईद, ये लाए बकरीद, ये लाए जिन्ना, ये लाए पाकिस्तान। और अरविंद केजरीवाल जी, आपको सबसे ज्यादा वोट दिया दलितों ने, पिछड़ों ने, पूर्वांचल के लोगों ने। आप एक बार भी आरक्षण 67% के लिए बोले? नहीं। पूरा देश अब राहुल गांधी लड़ता रहा, 4000 किलोमीटर चले, उन्होंने कहा आरक्षण 67% लेके रहेंगे। 10% आरक्षण ऊंची जात के गरीब को हमने दिया, दलितों का काट के। 67% मेरा अधिकार बनता है कि नहीं? आपने एक बार बोला। नरेंद्र मोदी ने जाति जनगणना खत्म की, अरविंद जी आपने एक बार जाति जनगणना के बारे में बोला? आपने नहीं बोला। रोजगार का क्या हुआ? रोजगार बताइए। अब मैं पूछना चाहता हूं अरविंद जी, एनआरसी और सीए में पप्पू यादव पूरे देश में 700 सभा किया, पूरे देश में। भैया, पूरे देश में। मैं माइनॉरिटीज के लोगों को कहना चाहूंगा, एक बार भी एनआरसी पर अरविंद केजरीवाल ने बोला हो तो पप्पू यादव पैदाइश में फर्क होगा। नहीं बोले। पप्पू यादव। दिल्ली में दंगा हुआ, हमने लगभग मस्जिद में जाके 1-1 लाख रुपया दिए, जहां चलाया, मंदिर में दिया, जहां लोग मारे गए 50-50 हजार रुपया हमने दी। सब सोशल मीडिया पर है। उस दंगा में एक बार भी यहां का मुख्यमंत्री निकला? यहां के मुख्यमंत्री ने मरहम लगाई? बलात्कार करके एक बेटी को जिंदा जला दिया था, एक बार गया? बकदोद पर इतनी बड़ी राजनीति कर ली चुनाव के लिए, अरविंद ने एक बार भी बोला? संभल पर इन्होंने सामान बांटने की कोशिश की, अरविंद ने एक बार बोला? जब ये गुजरात चुनाव लड़ने गए, याद कीजिए, हमारी बेटियों के बलात्कारी को छोड़ दिया गया था। एक बार भी जया बानू पर एक बार भी अरविंद आज तक बोला? मुसलमान और दलित को ये नंगा तार समझते हैं। क्या समझते हैं? ये जो सेकुलर पार्टी है कांग्रेस को छोड़कर, और कांग्रेस में भी राहुल गांधी को छोड़कर, और राहुल गांधी से भी सभा से जिसने अपने कंधों में फिलिस्तीन का बैग लगा करके पार्लियामेंट जाने की औकात हो, वो सिर्फ अकेला प्रियंका गांधी है। इस दुनिया में छोड़ दो जिसको हिंदुस्तान में डर ना हुआ हो कि आलोचना होगी मेरी, और उस बेटी ने इंसान को सेव करने के लिए कंधे में फिलिस्तीन सेव का बोर्ड लगाया और चल दिया। प्रियंका गांधी ने सेव फिलिस्तीन के बाद सेव बांग्लादेश के हिंदुओं को सेव करने के लिए चल दिया। ये ताकत कांग्रेस के नेताओं में ही है, विचारों में ही। यदि हिंदुस्तान के मुल्क में मणिपुर में लड़ने की जज्बा किसी को है तो कांग्रेस, पंजाब के किसानों के लिए मरने का जज्बा है तो कांग्रेस, हिंदुस्तान में संविधान बचाने का जज्बा किसी के पास है तो कांग्रेस, अंबेडकर के विचारों पर जीने की ताकत किसी के भीतर है तो कांग्रेस, और 67% आरक्षण, 90% ओबीसी और कमजोर तबके के लोगों के लिए लड़ने की हिम्मत किसी में है तो वह है कांग्रेस। वो मोदी नहीं, वो अरविंद नहीं, मैं इसीलिए आपके पास है। कोरोना में एक के घर हजारों बस या से यहां से बिहार भेजना,
रात के 2 बजे पटना का बार हो या कोई बार, एक भी आदमी को भूखा नहीं रहने देना। दरवाजे पर से कोई भी जात हो, पप्पू यादव के यहां से लौट के नहीं जाना। पूरे देश का गरीब मेरे घर पर आता है और फ्री उसकी इलाज कराते हैं। ये आपके पैसे से मोहल्ला क्लिनिक का पैसा खा गया। एक बार झूठ बोले कोई तो अकेला, उसको कहा जाता अकेला। दोबारा झूठ बोले तो उसको कहा जाता है दोगला, और तिबारा झूठ बोले तो उसको कहा जाता है तेगला। झूठ पे झूठ। ये कौन है मैं नहीं जानता, इतना झूठ कौन बोलना, चाहे पप्पू यादव हो तब भी हम दोगला है, चाहे कोई बोले। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। बड़े मियाँ तो जो लूटा लूटा, शराब के पैसे से जितने घर बना लिए हों, उसके जो प्यादे लोग हैं, जो मंत्री बने हैं, वो कितना लूटा इसका कोई अंदाज नहीं है। कभी आपसे नहीं मिले, लेकिन एक निहायत ईमानदार इंसान जो हमेशा मुस्कुराता रहता हो, जो दूसरों की इज्जत करता हो, जो दूसरों के विचारों का सम्मान करता हो, खुद के कौम से ज्यादा दूसरों की इज्जत करना, ये कांग्रेस के खून में है और हमारे नेताओं के खून में। एक मिनट भैया, हमारे नेताओं के खून में। नफरत हमारे कांग्रेस के खून में नहीं है। इसीलिए जो वादा तेलंगाना में किया राहुल जी, वो आज लागू हो रहा है। भैया योजना, भैया योजना, बेरोजगार योजना, कोई भी योजना, जाइए कर्नाटक, जाइए अशोक गहलोत की सरकार को देखिए, राइट ऑफ हेल्थ। ये हिम्मत कांग्रेस में है। अरविंद, क्योंकि उनको लगता है कि हमको ठगने से दिल्ली में मिल ही जाता है। कई किलोमीटर मेट्रो बढ़ाया अरविंद, कई तो अच्छे अस्पताल खोले अरविंद। कब तक मारे जाएंगे गरीब? इसीलिए इस देश का एकमात्र नेता राहुल गांधी, जो कहीं किसान के लिए लड़ता है, कहीं मणिपुर में लड़ता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष सामूहिक बलात्कार करता है बेटी के साथ, अभी क्या ना, सामूहिक बलात्कार। दिल्ली में बेटियों का शोषण बढ़ गया, क्या हुआ अरविंद जी? बच्चे का सौगंध खाते थे आप, एफिडेविट देते थे मैं बेईमानी नहीं करने दूंगा। दुनिया में आपसे ज्यादा पैसा तो किसी को मिला ही नहीं। बाबा रे बाबा, जितना पैसा अरविंद केजरीवाल कमाया, मैंने पहले कहा आपको, हमारा बिहार में तू नटवा, थोड़ा बिहार में हम नटवा, हमाम में सब नंगे। इसलिए मैं अपने दलित भाइयों से कहना चाहूंगा, यदि आप प्यार करते हो वाल्मीकि से, यदि आप प्यार करते हो कबीर से, अंबेडकर से, यदि आप प्यार करते हो नमो बुद्धाय जय भीम से, यदि आप प्यार करते हो अपने वतन से, इंसानियत से, अपने बच्चों के भविष्य से, तो मोदी और अरविंद केजरीवाल जैसे दुनिया के सबसे बड़े झूठा, एक झूठ का सरदार, एक सरदार का बाप, इससे बड़ा झूठा दुनिया में कोई नहीं। इसीलिए यदि आप अपने बच्चों को नौकरी देखना चाहते हैं, आरक्षण बचाना चाहते हैं, जाति जनगणना करवाना चाहते हैं, हर घर को मेडिकल चाहते हैं, हर बेटियों का सम्मान चाहते हैं, तो एकमात्र हाथ छाप। और मैं मुसलमान भाइयों से कहना चाहूं, पूर्वांचल के लोगों से, कि भैया मुंह में राम बगल में छुरी,
सदन और सदन के बाहर मुसलमान और पूर्वांचल के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं होती है किसी को, सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। यदि इस मुल्क में मुसलमान, दूसरे धर्म और कौम के कोई नेता दलितों के बारे में, मुसलमानों के बारे में यदि सीधा लड़ता और बोलता हो, उसका नाम अकेला पप्पू यादव है, जो दुनिया में चैलेंज करके नहीं बोलता। मैं डरता नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए वोट, मुझे नहीं करना सियासत। 7 बार बन गए एमपी, बेच दिया पूरी दुनिया के लिए गरीबों को। आज राहुल गांधी जी, देवेंद्र जी, खड़गे साहब, इन लोगों ने जो योजना लाया, आप उस योजना को देखो। संघर्ष किया, शीला दीक्षित के बाद पहली बार लोगों का भरोसा कांग्रेस पर बढ़ा है। लोग कहते हैं मुझे नहीं चाहिए और कोई, मुझे शीला का विकास चाहिए, मुझे शीला के तरह का इंसान चाहिए। और यदि आप इस विधानसभा में दलितों और पिछड़ों का विकास चाहते हैं, तो हमारे खून जैसे भाई जो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हो, इससे अच्छा नेक इंसान कोई नहीं। हमें आप बताओ एक बात, शीला, मदन लाल, साहब सिंह वर्मा, अरविंद केजरीवाल, ये 4 मुख्यमंत्री में सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन? शीला दीक्षित। और जो 10 साल जिसको आप यहां विधायक मंत्री बना है, वो अच्छा है कि आपकी भाई अच्छा है? कौन अच्छा? कांग्रेस अच्छा कि आम आदमी अच्छा? कांग्रेस। गरीबों की बात करने वाला कांग्रेस अच्छा कि मोदी अच्छा? ये आपके मूलधन है, क्या है? और हम आपके सूद ब्याज हैं। इस्लाम में सूद नहीं चलता, हम आपका ब्याज है। सुनिए, एक मिनट सुन भैया, तो ये क्या करेंगे हम नहीं जानते हैं। जिस किसी गरीबों को इलाज चाहिए, बगल में 17 बलवंतराव मेहता जी ने, मेरा कोठी, मेरे यहां सबका इलाज फ्री होता है, पूरे देश के गरीबों का। वहां सब लोग खाना खाते हैं फ्री। और जो गरीब की बेटी की शादी हो, 1 महीना पहले हमारे घर आ जाना। गरीब आप होंगे, पूर्वांचल के हो या दिल्ली के, आप आएंगे, शादी होगी पप्पू यादव की तरफ से बेटी को 50,000 रुपया। आप डेली मेरा मोबाइल देख लेना, 2-4 10 लाख रुपया हम डेली बांटते हैं। नहीं बांटते हैं। मैं जो बोल रहा हूं वो सच है कि अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं वो सच है? हम सबसे प्यार करते हैं कि नहीं? कोरोना में सबके लिए जिए कि नहीं? इसीलिए यदि आप सब लोग बोलेंगे, वाल्मीकि धानुक समाज के लोग, पूर्वांचल के लोग, तो हम अपने सगे भाई, मेरे और इनमें कोई अंतर नहीं। मेरा और खून हारून का एक है, मैं आपको बता दूं। हमारी और आपकी सांसें एक है। इसीलिए हिंदुस्तान में दलित, मुसलमान और ईबीसी के परिवार के लोग जब एक थे तो पूरा मुल्क खूबसूरत था। और आज फिर हिंदुस्तान का एसटी, एससी, वाल्मीकि, धानु, नायक, मुसलमान समाज के लोग दिल्ली से संदेश दे रहे हैं कि हमें एक होने जा रहे हैं। अब जाओ अरविंद जी, जितना दोनों झूठ बोले, ये जो दोनों सचेरा भाई, सगा सहोदर भाई, एक तो ऊपर से झूठ, एक तो भीतर से झूठ, अब दोनों के विदाई का समय आ गया और हाथ छाप पर जोर से मोहर मारने का समय। तो हाथ दोनों उठाइएगा, तब हम माला पिनाएंगे। दोनों दुआ, आशीर्वाद है ना, दुआ है ना आप सबका? जोर से बोलिए। अच्छा, भाई को माला दे दिया जाए।
भाई धन्यवाद। पुनः एक बार सबसे पहले यहाँ के मेरे गार्जियन, मेरे छोटे भाई, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कहना यह है कि चुनावी हवा चल रही है, बदलाव आपको करना है, इसके लिए हम तैयार हैं। हम तैयार हैं एक एक वोट के लिए, एक एक बदलाव के लिए, एक एक जो हमारा हक है, जो हमारा दायित्व है, जो हमारा परचम था, जो हमारा संकल्प था, जो हमें चाहिए था, उस चीज का हमें उनसे छीनने का वक्त आ गया है। उस छीनना कैसे है? उनके हाथों से नहीं, एक एक वोट से। आने वाले 25 जो अभी चल रहा है एमएलए का चुनाव जो हो रहा है, पूरे दिल्ली में चुनावी हवा चल रही है, बदलाव की हवा चल रही है। बदलाव के लिए हमें और आप सबको एक संकल्प लेना होगा कि 5 फरवरी को ऐसा बदलाव करेंगे कि पूरे दिल्ली में ये हाथ गूंजेगा, ये हर चौराहे पे हर मेरी माँ, बहनें, बेटियां और खासतौर से बड़े बड़े बुजुर्ग जिनकी ये कुर्बानियां थी, जिन्होंने सोचा था, हमारे बापूजी का एक संकल्प था, हमारा महकता हुआ हमारा गुलजार हिंदुस्तान, ये गुलजार हिंदुस्तान है। इस साखी पे, इस यहाँ पे मंच पे ये देखिए कि हिंदुस्तान है। न पता चल रहा है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। हमारे नीचे हमारी महकता हुआ गुलजार दिख रहा है, जो हमारी माँ, बहनें, बेटियां एक कतार में है। संकल्प है, ये सोच है कि हमें बदलाव चाहिए। जो हमारे हक और दायित्व हमारा बनता है, वो बदलाव करने का वक्त आ गया है और वो संकल्प लेने का समय आ गया। इसलिए सोचना और समझना है। जो वो कह रहे थे कि ये हिंदुस्तान है, ये दिल्ली की जो खूबसूरती गली है, वो इंग्लैंड, जापान और पेरिस से खूबसूरत होगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 दिन से कैंपेन कर रही हूँ, हर विधानसभा में देख रही हूँ कि कितना पेरिस है, कितना गुलजार है, कितना अमन और चैन और सुकून है, कितनी गंदगियां हैं, कितनी बदबुएं हैं, किसी नरक वाली जिंदगी में हमारी माँ, बहनें, बेटियां रह रही है। क्या संकल्प लेके हमारे जो आते हैं कैंडिडेट, क्या संकल्प लिया था? लेकिन हमारे जो अभी हारून भाई कैंडिडेट हैं, इन्होंने जो संकल्प लिया वो खड़े उतरे, उन्होंने कर दिया। जिनको ये श्रेणी मिली, जिनको ये दायित्व मिला, उन्होंने कर दिखाया। एक हिंदुस्तान का ये खूबसूरत बागीचा जो दिल्ली था, जिनको जो जिम्मेदारियां मिली, बखूबी इन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ निभाया है। दिल पे हाथ रख करके सोचना, मेरी माँ, बहनें, बेटियां और मेरे खासतौर से युवा जनरेशन, युवा जो चाहती है वो कर दिखाती है। खासतौर से सरपरस्ती हमारे गार्जियनों की होती है, तो गार्जियनों की सरपरस्ती हम सब बच्चों पे होगी और परिवर्तन और बदलाव होगा। बस सोचना समझना है, चाहे ठंडी की कड़ाकी होगी या गर्मियों की तपिश होगी, हमें 5 तारीख को अपना हक, अपना वोट, एक एक मत देना है और संकल्प लेना है कि हमारा हाथ जो है, जिन्होंने कुर्बानियां दी थी, जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने ये गुलजार बनाने के लिए दिया था, वो परिवर्तन होने का समय आ गया है। बस इसी सोच और समझ के साथ मैं हर विधानसभा जाने की कोशिश करती हूँ कि हर प्रत्याशी को, जहां पर मेरा सिंबल कांग्रेस का सिंबल है, मैं वहां पे जाऊं और अपनी बातें रखूं और कहूं कि आपको सोचना और समझना है। जो आपको 5 सालों में अगर नहीं मिला, जो आपको 10 सालों में नहीं मिला, वो आपको बदलने का समय आपको ये 5 तारीख मिल रहा है। तो ये 5 तारीख को ऐसा परिवर्तन आप कीजिए कि पूरे दिल्ली में हमारा ये परचम लहराए। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी गार्जियन, हमारी माँ, बहनें, मेरी बेटियां और खासतौर से हमारे बुजुर्ग निकलेंगे, हर चौक चौराहे पर से हर बूथ पे जाएंगे और अपना मत, अपना अधिकार को यूज करेंगे। हमारे यूसुफ भाई फिर से आएंगे अपने पांव में और देखिएगा कि कैसी जंजीर जब खुलेगी तो पूरा हमारा विधानसभा में एक गुलजार बनेगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बखूबी बहुत अच्छे से चुनाव होगा। ढेर सारी दुआओं में अपने बड़े भाई को देती हूँ और छोटी बहन का हमेशा साथ रहेगा। फिर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जितना आप लोगों ने मुझे इतना दुआ और इज्जत के साथ बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो संविधान को लेकर चल रहे हैं, जो संविधान भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। बार बार हम कह रहे हैं कि आज उनकी 400 सीट आती तो देश के संविधान को सबसे पहले संविधान, अगर जो रिजर्वेशन है हमारा, जो दलितों का रिजर्वेशन है, जो दलितों के को हकूक है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, तमाम हमारे पूर्वजों ने मिलकर संविधान बनाया, जो आजादी हम लोग को जिन्होंने दी, उन लोगों पे घात करने की कोशिश ये करते हैं। साथियों, हारून भाई जैसे आदमी को चुने, असेंबली में जाएंगे, मेरा एक नेता आम आदमी के 60 एमएलए के बराबर, उससे ज्यादा ताकतवर है। आप ये देख लो, इनको पढ़े लिखे हैं, कहीं भी मिलना हो, किसी गवर्नर से मिलना हो, किसी होम मिनिस्टर से मिलना हो, किसी पुलिस कमिश्नर से मिलना हो, किसी एमसीडी के कमिश्नर से मिलना हो, जब कहो जैसे कहो। आज ये एमएलए नहीं है, आज मंत्री नहीं है, अभी आप कल का टाइम अगर कहो कोई परेशानी है तो कल का टाइम ले सकते हैं। इमरान हुसैन कल का टाइम नहीं ले सकता है, उन लोगों को कोई पूछता नहीं है। जब देखो 17-18 लोग उसके, कोई जेल में है, कोई रेल में है, कोई उनका मुख्यमंत्री जेल में चला गया, कोई डिप्टी सीएम जेल में चला गया, हर मस्जिद और मंदिर के बाहर शराब की दुकान खुलवा दी, पानी घोटाला, रोड घोटाला, हर चीज में घोटाला ही घोटाला उन लोगों ने किया है। जो आए थे स्वच्छ पार्टी को करने और राजनीति को करने, वही गंदे हो गए। अब दोबारा से आप लोग लेके आइए और हारून भाई को जिताइए। 5 तारीख को वोट देंगे भाई, 5 तारीख को वोट देंगे भाई। हाथ उठा के सब लोग कहिए 5 तारीख को हारून यूसुफ साहब को वोट देंगे। अब आप थोड़ी देर में ही पप्पू यादव साहब आएंगे, वो भी बहुत अच्छा बोलते हैं। और आप लोग घावरी अंकल जो मेरे परिवार है, मेरी फैमिली है, रामचंद्र नायक जी, और एक लोग आप लोगों के सामने बात कर रहा हूं। थोड़ा सा एक शेर थे नबी करीम की, उनकी बहुत कमी महसूस हो रही है, तो मेरी एक छोटी सी श्रद्धांजलि त्रिलोक नायक जी की भी होगी। हमारे बीच में आज वो नहीं है, मैं सबसे गुजारिश करता हूं कि उनके लिए याद करिएगा उनको, ये सभा उनके लिए अधूरी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आने वाले 5 तारीख को दिल्ली का चुनाव है। ये चुनाव बहुत अहम है। मुझसे पहले के प्रवक्ताओं ने बोला कि आज राहुल जी पूरी हिंदुस्तान में संविधान की किताब लेके घूम रहे हैं। क्या आप लोग जानते हैं वो लड़ाई किस चीज के लिए है? वो कमजोरों के लिए है, दलितों के लिए है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मोहन भागवत जी ने ये बात कही थी कि अब शायद रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। क्या रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए? मैं सवाल आप लोगों से पूछता हूं, मेरी माँ बहनें, मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, ये वही रिजर्वेशन है जो कांग्रेस ने आप लोगों को दिया, ये आपका हक था। जो दलित पिछड़े हुए थे उनको बराबरी का रुतबा था, बराबरी की कोशिश थी। ये लड़ाई कांग्रेस पार्टी आप लोगों की नहीं लड़ रही है। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरी माँ बहनें यहां सुन रही हैं कि केजरीवाल आप एक बड़ा भ्रम फैलाता फिर रहा है कि मैं बहनों को 2500 का पैसे दूंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि पंजाब में 3 साल हो चुके हैं। 3 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है। केजरीवाल जी भगत सिंह जी की कसम खा के बताएं, क्या किसी एक बहन को 1 रुपया मिला? मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूं कि किसी को भी 1 रुपया पंजाब में मिला? पंजाब दिल्ली से दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। 1 रुपया किसी को नहीं मिला। ये धोखा है। हिंदुस्तान में कर्नाटका एक अकेला स्टेट ऐसा है जहां पे भाई किसी को चाहिए, या ऐसा भाई किसी को चाहिए, या हारून यूसुफ जैसा भाई चाहिए जो आप लोगों के लिए राखी के दिन दिल्ली मेट्रो फ्री करा करते थे, आपकी बच्चियों को लाडली बनाया करते थे। जब बच्ची 12वीं पास करके निकलती थी तो उसको 1 लाख रुपए की रकम मिला करती थी। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जो आज हम लोग घास रहे हैं, परेशान हैं, पॉल्यूशन ने महामारी की शक्ल ले ली है। हारून यूसुफ साहब उस दौर में दिल्ली में जो लो फ्लोर बसेस चली ना, हरी वाली, ग्रीन वाली, लाल वाली, ये हारून यूसुफ साहब के देन है। नेता ऐसा होता है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई ऐसा चाहिए, केजरीवाल जैसा चाहिए। दिल्ली में हादसे हुआ करते थे मिट्टी के तेल से, कई जगह ऐसा भी हुआ है कि हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को जलाया गया है। ये दर्द भी कांग्रेस पार्टी से सहा नहीं गया। दिल्ली पहला ऐसा स्टेट बना जो केरोसिन फ्री बना, जहां मिट्टी का तेल ना होके हारून यूसुफ साहब ने मां बहनों को गैस के चूल्हे बैठे। ये मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? तो भाई शराब देने वाला होना चाहिए, चूल्हे देने वाला होना चाहिए। तो मेरी बहनों, वोट किसको दोगे आप? हाथ उठा के बोलिए, एक साथ बोलिए, एक साथ बोलिए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। मेरी आप लोगों से अपील है, जोश को ठंडा मत होने दीजिएगा, ये जोश बरकरार रखिए। मैं इस महफिल के लिए अपने तोता भाई का, बंसल साहब का, मौजूदी लड्डू साहब का और मेरे भाई
अरुण भाई जिस समय योजना लेकर के आए थे बिजली की, ये बिजली मंत्री थे, इन्होंने 200 यूनिट तो उस समय देते नहीं है, जिसका ये ढंगा बजा करके बोल रहे 200 यूनिट देंगे हम फ्री। 200 यूनिट तो कांग्रेस सरकार दे रही थी, हारून भाई उस समय के बिजली मंत्री थे। इनकी सरकारों ने 200 यूनिट से, और दिल्ली में पानी तो देती है ही सरकार, फ्री देती थी दिल्ली से। आज फिर इनको आपने चुनना है। ये बेशरम लोग जो है ना बार बार सामने आते पब्लिक के, और पब्लिक को अब समझ में आ गया कि हमें किसी भी हालत में कांग्रेस को लाना है। और आज माहौल बहुत तेजी से बदला है। हारून भाई को लाने के लिए बेताज है 5 तारीख को वोट डालने के लिए हाथ पे मोहर लगा करके हारून भाई को भारी बहुमत से यहां से भेजेंगे जिता करके विधानसभा में, और ये आपकी आवाज पूरी दिल्ली के अंदर और हिंदुस्तान में गूंजेगी, हारून भाई की आवाज। मेरा यही आपसे अनुरोध है, हमारी माए बहनों से लालच में ना आए। 2100 रुपए तो इन्होंने दिए ही है, 2500 रुपए तो कांग्रेस भी दे रही है, 2500 रुपए कांग्रेस दे रही है। उससे पहले योजनाएं लेकर के आए थे, लाडली योजनाएं जो है वो कांग्रेस की। जो बच्ची पैदा हुई है, जो स्कूल के अंदर गई है, उसका 1 लाख रुपए का बीमा तो शीला दीक्षित ने किया था कि जब 12वीं निकल के बाहर निकलेगी कॉलेज की तरफ तो 1 लाख रुपए इसका होगा, और माँ बापा को वही 1 लाख रुपए से इसकी शादी होगी, इसका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। 18 साल की जब होगी तो 20 लाख रुपए इस माँ के हाथ में होगा। तो परवाह नहीं थी उसको, ये सारी योजनाएं खत्म कर दी। बुजुर्गों की पेंशन है, कहाँ है बुजुर्गों की पेंशन? सीनियर सिटीजन की, सीनियर सिटीजन भटक रहे हैं, रक्षा में जाते हैं 100 रुपए लेकर के किराए के कि मुझे 100 रुपए दीजिए, मैं पेंशन के लिए जा रहा हूं दफ्तर में। और जब दफ्तर जाते हैं तो वहां पता लगता है कि आपका ये कागज नहीं है, आपका वो कागज नहीं है। हमारे